नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मुद्दे को बीजेपी जिस तरह से तूल दे रही है और इसे जाट अस्मिता से जोड़ 2024 के मुद्दे के रूप में देख रही है, ऐसे में हर राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं सपा, कांग्रेस और आरएलडी के लिए ये टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में जाटों के 31% बढ़े वोटों ने बीजेपी को सत्ता पर काबिज करने में अहम भूमिका निभाई। इस बार भी जाटों को साधने की कवायद बीजेपी के द्वारा जारी है, जिससे विपक्षी दलों में खलबली होना तय है। तो आज पक्ष विपक्ष और जाटों के समीकरण पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री कांड, टेंशन में आरएलडी। जाट समुदाय के अपमान से क्यों जोड़ रही बीजेपी? मसला धनखड़ का, जाट बेल्ट में फंस गई कांग्रेस, सपा और आरएलडी। बीजेपी के लिए संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, लोकसभा स्पीकर से लेकर बीजेपी के हर छोटे बड़े नेताओं तक के लिए यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मगर अब इस मुद्दे की तपिश पश्चिमी यूपी की सियासी फिजाओं में महसूस होने लगी है। आलम यह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मामला जाट अस्मिता से जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, बात किसानों तक आ गई है, जिसके बाद से जाट बेल्ट की सियासत की पिच पर आरएलडी, सपा टेंशन में आ गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को सुरक्षा मामले में हुई चूक को लेकर एक तरफ जहां पूरा विपक्ष लामबंद होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन के अंदर इस मसले पर बोलने के लिए दबाव बना रहा था, तो तरफ देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का जो मामला सामने आया है, अब उसने पूरे विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल दिया है। बात अगर जाट वोट बैंक की करें तो 4 राज्यों की लगभग 40 लोकसभा सीटें और 160 विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स का प्रभाव है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन लोकसभा सीटों और करीब 40 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय का प्रभाव है। आलम यह है कि 17 जिलों में करीब 10 से 15% वोट आबादी जाट ही है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से यह समुदाय बेहद प्रभावशाली भी है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी किसान परिवार से आते हैं और संवैधानिक पद पर विराजमान है। ऐसे में जो विपक्षी दल टीएमसी के सांसद ने जिस तरह से मिमिक्री उनकी की, निश्चित रूप से किसानों को और लोगों को आहत करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे मान बिंदु हैं, जो सर्वोच्च गरिमामय स्थान पर लोग विराजमान हैं, ऐसे लोगों का गौरव करना हमारा काम है, प्रत्येक नागरिक का काम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और ऐसे तत्वों को जिन्होंने ये मिमिक्री की, उनको इस बात के लिए बाध्य करेगी कि वो सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। तब जाटों का अपमान नजर नहीं आ रहा था जब देश के किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे, 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। राकेश टिकैत जी रो रहे थे और भाजपा के मंत्री उन्हें पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, आईएसआई पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, किसानों को किस तरीके से अपमान कर रहे थे। उस समय जाटों का अपमान नजर नहीं आया। इतनी ओछी और सस्ती राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये देख रहा है अन्नदाता। आज तक किसानों को एमएसपी नहीं दे पाए, क्या प्रदर्शन करेंगे? और मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है, मिमिक्री बड़े लोगों की होती है। उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया और जिस तरीके से उन्होंने एक सभापति की गरिमा का अपमान किया है, ये देश देख रहा है। 2024 में इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कांड से टेंशन में आरएलडी। जाट समुदाय के अपमान से क्यों जोड़ रही है बीजेपी? मसला धनखड़ का, जाट बेल्ट में फंस गई कांग्रेस, सपा और आरएलडी। उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री कांड से टेंशन में आरएलडी। तो आपको बता दें कि 2022 में आरएलडी ने पश्चिमी बेल्ट में 8 सीटें अपने कब्जे में की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में
रहने वाली आरएलडी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा टेंशन का विषय है, क्योंकि एक तरफ से एमएसपी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होता है। ऐसे में जिस तरह से उपराष्ट्रपति के मजाक को लेकर 4 राज्यों की लगभग 40 लोकसभा सीटों पर जाट का प्रभाव, 160 विधानसभा सीटों पर भी जाट वोटर्स का असर, पश्चिमी यूपी में 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर प्रभाव, करीब 40 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय का प्रभाव, सत्रह जिलों में 10% से 15% जाट आबादी, 403 विधानसभा सीटों में से 95 पश्चिम यूपी में है। तो आज पक्ष विपक्ष और जाट के समीकरण पर हम करेंगे बातचीत। नीरज दीक्षित नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और संदीप चौधरी प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल संदीप जी आपसे ही मैं लेना चाहूंगी, जिस तरह से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टेंशन में हो उससे? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं पहले आरएलडी का प्रवक्ता होता था, लेकिन अभी मैं एज ए राजनीतिक विश्लेषक सभी टीवी चैनल्स को समय देता हूं। ठीक है, तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं अपनी बात रख सकता हूं। जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी हैं, देखिए कुछ ऐसे समाज है हमारे इसमें, जैसे जाट हो गए, यादव हो गए, राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, उनमें से जब कोई व्यक्ति निकल के किसी बड़े पद पर पहुंचता है तो वो समाज के लिए एक बड़ी चीज हो जाती है, समाज में उसका एक अलग से जगह बन जाती है। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह हुए, जिस तरीके से राजपूत समाज में लोग हुए, ब्राह्मण समाज के लोग हुए, तो ये एक मान सम्मान की बात आ जाती है। तो ऐसे में अगर मिमिक्री होती है, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति देश के, तो कहीं न कहीं वो भावनाओं को आहत करता है। लेकिन भारतीय राजनीति में ये पहली बार नहीं है कि लोगों की भावनाएं आहत होती है जो जिसके प्रति जुड़ा होता है। देखिए आपने देखा होगा जब जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तब भी लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। और समय समय पर अभी जिस तरीके से करनी सेना के जो अध्यक्ष है उनका मर्डर हुआ, हत्या हुई, तो राजपूत समाज की भी भावनाएं आहत हुई। बीच में ब्राह्मण समाज की तरफ से भी बहुत आवाजें उठ रही थी कि उनको सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से यादव समाज की भी बात होती है, यादव समाज पर भी कई बार इस तरीके के हमले या कटाक्ष किए जाते हैं। तो ये चीजें समय समय पर हमारे देश में देखने को नहीं, लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका हाँ, जी, संदीप जी चुनावों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर जी, लेकिन संदीप जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तूल दे रही है, क्या लग रहा है आपको कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि अभी तक एमएसपी और तमाम मुद्दों को लेकर, कानूनों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिरी नजर आ रही थी। देखिए बिल्कुल प्रियंका जी, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को कैश करना जानती है, किस वक्त कौन से मुद्दे को हवा देनी है वो जानते हैं। क्योंकि जो जगदीप धनखड़ जी हैं ये एक किसान परिवार से भी आते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं इस चीज को आप जाटों से अलग किसानों के साथ भी जोड़ सकते हैं कि जब कोई किसानों का बच्चा आगे निकलकर इतने बड़े पद पर जाता है, और कांग्रेस जैसी पार्टी जो पुरानी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, वो इस तरीके से अगर लोगों के साथ करेगी तो कम से कम कांग्रेस से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती कि राहुल गांधी जी वहां खड़े होकर के वीडियो बनाए। ये दुखद है। नीरज दीक्षित जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है कि जाट अस्मिता से जोड़कर आप उपराष्ट्रपति को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में ठीक 24 के लिए भी इसे मुद्दा माना जा रहा है। देखिए मेरा निवेदन है कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना समझना है। कोई भी यहाँ पे पैनलिस्ट जो भी कहते हैं, सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि वो एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, धनखड़ की बहुत ही वरिष्ठ नेता है, वो आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक कोई भी अगर हमारे परिवार में भी कोई गार्जियन के रूप में जिसको शीर्ष नेतृत्व में बैठाया जाता है, तो क्या उसका पर्याप्त सड़क पे जाकर के मजाक बनाया जाता है?
आप सारी बातें छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है, किसी का मजाक नहीं बनाया जाता ना। जो सम्मानित पोस्ट उनको दी जाती है अपने परिवार में भी, तो उनका उसका सम्मान रखा जाता है। जो बात होती है वो घर के अंदर बोली जाती है। परंतु हम लोग देख रहे हैं कि जाकर के ये लोग बाहर सड़कों पे बैठ करके, एक तो सबसे पहले आपने उनका घर में सम्मान नहीं किया, जहाँ पे वो बैठे हुए हैं जिस वैल में बैठे हुए वहां का आप लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया। जब आपको निष्कासित कर दिया गया तो आप जाकर सड़कों पर उतार बना रहे हैं, और उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी के नेता जाकर के उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनको और बड़ा तय दे रहे हैं। क्या ये समाज एक्सेप्ट करेगा? क्या क्यों नहीं हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे? क्यों नहीं हम इसकी खिलाफत करेंगे? धनखड़ जी एक किसान, कोई किसान के पुत्र है, वो एक ऐसी धरती से आते हैं जहाँ से बड़े बड़े योद्धा आते हैं, और उनका आप जाकर के सड़कों पे मजाक बनाएंगे तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? हम क्यों एक्सेप्ट करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। जितेंद्र जी, जिस तरह से पीडीए का नारा आप देते हैं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जब किसी विशेष व्यक्ति की या किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति की इस तरह की मिमिक्री होती है तो फिर कोई बयान नहीं आता आपकी पार्टी से? देश के किसानों का अपमान तब हुआ था जब देश के किसान काले कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए देश में आंदोलित थे। 1 वर्ष से नहीं, तो आप इस घटना को उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं मानते क्या? बिल्कुल उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं है, ये एक कला है। देश के किसानों का अपमान तब हुआ था जब बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे और 700 किसानों की बलि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने आप तो तमाम वर्गों के सम्मान की बात करते हैं ना, तो किसी उच्च पद पे यदि कोई बैठा है तो उसके सम्मान की यदि कोई बात आती है तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, या फिर वो दूसरी पार्टी के हैं इसलिए आपको कोई लेना देना नहीं है? ये देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर बता रहे हैं मेरी ये जाति है। आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं जो ये बता रहे हैं कि मेरी जाति है और ये मेरा वर्ग है। बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही कष्ट की बात है कि उपराष्ट्रपति। अरे जितेंद्र जी, प्रियंका जी, आप डिबेट मत कराइए। नहीं, डिबेट नहीं, आप जब जाति की बात करते हैं, आप ही है ना जितेंद्र जी, बात पहले सुन लीजिए। आप ही है ना जो जातिगत आरक्षण की, जातीय जनगणना की बात करते हैं। एक तरफ आप पूरे देश में सबको ये बताना चाहते हैं कि किसके कितनी प्रतिशत जाति है, और दूसरी तरफ यदि कोई अपनी जाति का जिक्र कर देता है, उन्होंने राजनीति करने के लिए तो नहीं की थी, उन्होंने अपना परिचय देने के लिए की थी, तो फिर आपको नागवार गुजरता है। जी, अब अपनी बात पूरी करिएगा आप। अगर बीच में दोबारा बोलेंगे तो डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं, आपको मैं समय दूंगी, लेकिन फिर आप तर्क दीजिए, तो फिर आप तर्क दीजिए तो उसके बदले में जवाब भी तो सुनिएगा ना साथ में। लीजिएगा, समय लीजिएगा अपना। मुझे आजाद भारत में एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति का नाम बता दीजिए आजाद भारत से अब तक जितने हुए कि कभी उन्होंने अपना जाति बताया हो, अपना वर्ग बताया हो, अपना धर्म बताया हो। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के पद पर जरूर बैठे, लेकिन उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यकर्ता जीवित है जो उस संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर अपनी जाति और वर्ग बता रहे हैं। उन्हें तब तक दुख नहीं हुआ जब देश के किसानों का अपमान हुआ और 700 किसान बॉर्डर पर काले कृषि कानूनों को वापस कराने को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, आपने बोल लिया ना, ठीक है जितेंद्र जी, अपनी बात आपने रख ली ना। जब बलि ले ली तब भारतीय जनता पार्टी और इसलिए आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, फिर चाहे वो उपराष्ट्रपति क्यों ना। रतन तिवारी जी सभी की होती है। रतन तिवारी राहुल गांधी जी की थी इन्होंने, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने राहुल बार उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वीडियो बना रहे थे, आपको आपत्ति नहीं? तमाम इतने बड़े बड़े सांसद, अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, यदि इस तरह की घटना होती है तो किसी भी सांसद को क्या इस तरह की घटना को रोकना चाहिए या उसे बढ़ावा देने के लिए वीडियो बनाना चाहिए? प्रियंका जी, सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूं जी। आपको डिबेट तब भी करवानी चाहिए जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर कहते थे ओ दीदी दीदी ओ दीदी, वो किसकी मिमिक्री कर रहे थे। और ये प्रधानमंत्री सदन के अंदर जब राहुल गांधी जी का मजाक उड़ा रहे थे, अपने हाथ को घुमा घुमा के, आंख को मचला के जब उनका मजाक उड़ा रहे थे, तब उस समय आप लोग कहाँ थे डिबेट कराने के लिए? देखिए, ये एक कला है। रतन तिवारी जी, विरोध हर बात का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी घटनाओं को लेकर इसको जस्टिफाई करेंगे। प्रियंका जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ
जो 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उनका कसूर यही था, वो जनता की आवाज को बुलंद कर रहे थे, जनता की मुद्दों की वकालत कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। इस देश में जो लोकतंत्र को लगातार खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है, बस उसकी बात कर रहे थे, चर्चा कराना चाहते थे सदन के अंदर, और वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहते थे और वो स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे। सदन में जो दो अज्ञात लोग घुसे थे, नहीं रतन जी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। वो ठीक है, आप स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे, आप अपनी बात रखना चाहते थे, उसका अधिकार है आपको, लेकिन संसद के बाहर जिस तरह का आप आचरण कर रहे थे, क्या उस आचरण में और किसी भी दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे के आचरण में कोई अंतर आप देख पाते हैं? मैं संदीप जी के पास आऊंगी। संदीप जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये क्या नर्सरी का स्कूल चल रहा था क्या, नर्सरी का क्लासेस चल रहा था क्या, कि बच्चे अगर थोड़ा सा मस्ती कर देंगे तो हम उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे? लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर लगातार आपको 150 सांसदों को निलंबित करके बाहर भेज दिया जाता है। आपको देश की जनता चुनकर प्रतिनिधित्व करने के लिए, काम करने के लिए भेजती है या मिमिक्री करने के लिए? दूसरी बात ये कि किन पदों पर आप मिमिक्री करेंगे? नहीं रतन जी, गलत बात को देखिए, जस्टिफाई मत करिएगा। संदीप जी के पास में मुझे पता है अभी आप जस्टिफाई करेंगे, मुझे पता है अभी आप जस्टिफाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 4 लाख लोग अगर किसी सांसद को वोट देकर लोकसभा में भेजते हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भेजते हैं, लेकिन आप 150 सांसदों को निलंबित करके सदन से बाहर भेज देंगे, ये क्या बेईमानी नहीं है? तो क्या नहीं, निलंबन का विरोध जो है, निलंबन का विरोध जायज है। निलंबन, नीरज जी जवाब दीजिएगा, नीरज जी जवाब दीजिएगा। और ये प्रधानमंत्री से पूछो ना, वो प्रधानमंत्री जो देश की जनता से 15 लाख रुपए की वादा करता था, वो प्रधानमंत्री अच्छे दिन की वादा करता था, वो प्रधानमंत्री जोकर के जैसा आंख मचलाता है और पश्चिम बंगाल में जाके ओ दीदी करता है, वो उससे पूछिए ना, वो मजाक क्यों करता है लोगों का? उसने तो शुरुआत किया था जब आदरणीय सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की पिलवा कहता है, 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहता है, राहुल गांधी जी को सद्दाम हुसैन कहता है, मनमोहन सिंह को रेन कोट संदीप जी आपके पास में आती हूँ। संदीप जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से चुनावी रैलियों में दिया जाएगा एक शब्द नहीं है, फिर आप एक शब्द की दीदी की बात करेंगे तो आप चोर, चौकीदार और पप्पू, तमाम तरह के शब्द हैं। चुनावी रैलियों में इन तमाम शब्दों का प्रयोग होता है और कुछ को लेकर तो सजा भी हुई। संदीप जी, चुनावी रैलियों की बात और उपराष्ट्रपति के मजाक की बात, क्या दोनों को एक ही तराजू पर रखकर तौला जा सकता है? और दूसरी तरफ संसद के बाहर जिस तरह का आचरण था, उस पर लेकर उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना हमारे साथियों के लिए जरूरी है। मैं आपको बता दूं, मैं राज्यपाल का सलाहकार भी रहा हूं, तो मैं इन चीजों को समझता हूं। हमारे देश में 2 तरह के पद होते हैं, एक जो जनता चुनती है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, पक्ष का नेता हो, विपक्ष का नेता हो। उनके लिए कोई भी कमेंट करना, आपने देखा होगा उनके कार्टून अखबार तक में छप जाते हैं, लेकिन आपने आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जब से देश आजाद हुआ है, किसी राज्यपाल के खिलाफ कोई कार्टून नहीं देखा होगा, कोई मिमिक्री नहीं देखी होगी, किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई मिमिक्री नहीं देखी होगी, कोई कार्टून नहीं देखा होगा, किसी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मिमिक्री या कोई ऐसा आपने भट्टा मजाक नहीं देखा होगा। तो आपको समझना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, जो संवैधानिक पद हैं, उन पर रहते हुए इन लोगों के खिलाफ मजाक तो क्या कोई केस भी दायर नहीं हो सकता, कहीं FIR भी दायर नहीं हो सकती, जब तक ये अपने पद पर ही इतने सम्मानित पद होते हैं। लेकिन आज की तारीख में, आज के दौर की आप राजनीति देख रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कब कहाँ किसके खिलाफ क्या चीज बोलनी है। ठीक है, आप राहुल गांधी के खिलाफ बोल सकते हैं, आप मोदी जी के खिलाफ बोल सकते हैं, आप मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोले हैं, ये चीजें आज से नहीं पहले से चली आ रही है, नेहरू जी के खिलाफ लोग बोले हैं। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि किन पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ नहीं बोलना है। राज्यपाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजेस है वो हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनके खिलाफ आप कोई मिमिक्री नहीं कर सकते, कोई कार्टून नहीं बना सकते, किसी तरीके की मजाक नहीं कर सकते। लेकिन जितेंद्र जी और रतन जी का तो कहना है कि मजाक किया जा सकता है, बड़े आदमी है तो मजाक कर सकते हैं, और मजाक कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया? जी जितेंद्र जी, आपने सुना संदीप जी को? जी, प्रधानमंत्री जी आज उपराष्ट्रपति जी की जाति और वर्ग का रोना रो रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी
रोना रो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का देश में कितना अपमान किया है। किसी कांग्रेस सांसद की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, भरे संसद में कांग्रेस सांसद को सुपर्णखा कहा, कांग्रेस की अध्यक्षा को उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, और विदेश में जाकर बताइए प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान प्रधानमंत्री को रेन कोट पहनकर नहाने वाली देहाती औरत कहा। तब देश के प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ था। भारत को सपेरों का देश कहा, सुनिए प्रियंका जी, भारत को सपेरों का देश कहा, ये भी कहा कि भारत में मुझे पैदा होने पर शर्म आती थी। तब देश का अपमान प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया था। आज ये उपराष्ट्रपति जी की जाति का रो रहे हैं बैठ के, और ये पहले उपराष्ट्रपति भी देश में हैं जो अपनी जाति बड़े गर्व से बता रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठकर अपना वर्ग बता रहे हैं। जाट समाज का अपमान तब हुआ था जब 700 किसानों की इन्होंने बलि ले ली थी बॉर्डर पर। जितेंद्र जी, बिल्कुल आप ये सवाल कर सकते थे, आप ये सवाल कर सकते थे जब आप इस बात को लेकर ये ना कहते कि मिमिक्री कर दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी। आप खुद नियम का उल्लंघन करें तो आप उसको मजाक का नाम दें, आप उसको तमाम लपेटों में लपेटें, और उसके बाद यदि आप उनका विरोध करना चाहते हैं तो आपको उस पद का सम्मान करना चाहिए कि नहीं। जितेंद्र जी, आप यदि उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो जाति का नाम ना ले, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मजाक उड़ाएं तो आपको उसको जस्टिफाई करने का मौका मिलना चाहिए। अरे हमारी बात सुन लीजिए, आप इस पर एक बार डिबेट रखवा दीजिए कि अकेले सरदार प्रधानमंत्री को इन्होंने रेन कोट पहनकर नहाने वाली देहाती औरत कहा था, और पूरे देश की देहाती औरतें इनके खिलाफ वोट करें। अभी संदीप जी ने, जितेंद्र जी आपने सुना नहीं, संदीप जी ने, अरे जितेंद्र जी कहा था, अरे सुन तो लीजिए, आप बोलने से पहले आपने सुना नहीं, संदीप जी ने आपको इतना बड़ा लेखा जोखा दिया कि आप प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी पार्टियों में चुनावी काल में और हमेशा में ये वाद विवाद, आरोप, नए नए नाम, ये सब चलता है, सब देते हैं, किसी एक पार्टी का मैं नाम नहीं दे रही, लेकिन संवैधानिक पदों पर इस तरह की मिमिक्री करने को जायज आप नहीं ठहरा सकते। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। रतन जी, क्या कहना है इस पर? पीएम पद भी संवैधानिक पद है। उत्तर प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री जी ने माननीय अखिलेश यादव जी को, बहन कुमारी मायावती जी को, अखिलेश यादव जी को, दलितों को, पिछड़ों को इन्होंने 3 इडियट्स कहा था प्रधानमंत्री जी ने। आपको याद रखना चाहिए। यदि आप समझना ही नहीं चाहते हैं, आप गेंद भारतीय जनता के पार्टी के पाले में रखना चाह रही है। रतन जी जवाब दीजिएगा, आप समझना ही नहीं चाहते, आप दोनों को एक ही तराजू में तोलना चाहते हैं, जो आप कह रहे थे उपराष्ट्रपति भी पहले जो अपनी जाति बता रहे हैं, आजाद भारत में ऐसे उपराष्ट्रपति भी नहीं हुए जो अपनी जाति बताते हो कभी। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता जो उनके अंदर आज भी जीवित है। रतन जी, जितेंद्र जी, अगर आप बोलेंगे तो मैं भी आपको याद दिला दूंगा कि आपके सम्मान्य नेता जी के साथ स्टेज पे किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया था उनके बेटे द्वारा, वो आपको भी पता होगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं को सिखाया जाता होगा दुर्व्यवहार करना, किस प्रकार से किया गया था। अगर आप इन सब चीजों को जाने तो मैं भी बहुत चीजें आपकी बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, नीरज दीक्षित जी, एक सवाल यहाँ पर और भी आता है कि जिस तरह से, नीरज जी, एक सवाल यहाँ पर और भी आता है कि जिस तरह से आप इसे जाट अस्मिता से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 24 की तैयारी भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह से पिछले लंबे समय से जाट वर्ग नाराज चल रहा था। पिछली बार आपकी जब जीत हुई थी तो 31% ज्यादा आपको समर्थन मिला था जाट वर्ग का, तो कहीं ना कहीं वो समीकरण साधने की भी कोशिश की जा रही है क्या इस मुद्दे के साथ? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये गार्जियन के रूप में अगर किसी का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, तो प्रधानमंत्री करता है, वो चौथी बार राजा इस देश के लोगों का 19,000 लोगों की नौकरी आपने ले ली, बोल रहे थे, राजस्थान बोल रहे थे, वापस कर दिया, दिखाया भाई ने। इसी से ये लोग डरे हुए हैं। पहले आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए, वो नरेंद्र मोदी जिसको इस देश की जनता ने इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठाया है, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को कांग्रेस की विधवा कहता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, राहुल गांधी जी को सद्दाम हुसैन कहता है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजाक उड़ाता है, कांग्रेस की चुनी हुई सांसद का मजाक उड़ाता है। पहले उससे पूछिए ना, वो अपने आप को सुधारे कि देश की जो नेता विपक्ष है वो भी अपने आप को सुधारे। कांग्रेस भी बनाएगी
और देखिएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के नेता एक साथ स्टेज पर आकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने का काम करेंगे कि कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके ये इतने अंदर से घबरा गए, इतना अंदर से डर गए कि कुछ भी बनेंगे। घबरा तो आप लोग गए हैं, मोदी जी ने बोला था, आप लोग घबरा गए हैं। 2024 में सत्ता बदलने दीजिए, डंडा लेके बैठे हैं सारी देश की जनता, और डंडे से मार के खदेड़ेंगे आप लोग को, चिंता मत करो। जो आप लोग सत्ता का खौफ, जो घमंडिया सरकार जो लगातार विपक्ष को टारगेट कर रही है ना, 2024 में सरकार बदलने दीजिए, जनता डंडा लेके दौड़ाएगी गुरु। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। नीरज जी, रतन जी, जितेंद्र जी और संदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं जाट मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में देखना ही होगा कि 2024 में ये मुद्दा क्या रंग लेकर आता है और क्या वाकई में ये कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के लिए टेंशन का मसला है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।